मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले का फोर्थ एक्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। पूरी जो कहानी है इस प्ले की पूरी जो थीम है वो इसी सीन से, इसी एक्ट से चेंज होती है। इस एक्ट तक पूरी कहानी ट्रेजेडी में रहती है और इस एक्ट के बाद वो कहानी चेंज हो जाती है, मोड़ ले लेती है नया। तो देखिए ये जो फोर्थ एक्ट है इसमें ओनली 2 सीन दिए गए हैं। फर्स्ट सीन इज रिलेटेड टू ट्रायल सीन एंड सेकेंड सीन इज रिलेटेड टू प्राइज फॉर पोर्शिया। तो ये ट्रायल सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द ट्रायल सीन इन योर ओन वर्ड्स। तो हमें कैसे डिस्कस करना है कि इस ट्रायल सीन में होता क्या है। तो देखिए ट्रायल सीन, ये जो सीन फर्स्ट शुरू होता है पोर्शिया ज्वाइनिंग द कोर्ट। पोर्शिया कोर्ट को ज्वाइन करती है डिस्यूज एज लॉयर। किसके बेस में? लॉयर के बेस में। पोर्शिया लॉयर का बेस बदलकर कोर्ट में ज्वाइन करती है और एंटोनियो का केस हैंडल करने के लिए जज से रिक्वेस्ट करती है और अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाती है, क्योंकि वो लॉ पढ़ी होती है, उसके पास लॉ की डिग्री होती है और वो जज को दिखाती है, ड्यूक को दिखाती है। तो ड्यूक उसे परमिशन देते हैं कि वह एंटोनियो का केस लड़ सकती है। तो देखिए जब वो अपनी जो तर्क है, बहस है, जो स्टार्ट करती है, पोर्शियाज अपील टू साइलॉग ऑन मर्सी। तो वो क्या करती है कि पोर्शिया साइलॉग को मर्सी पर दया दिखाने के लिए अपील करती है, प्रार्थना करती है। उसकी अपील दर्शाई गई है कि किस तरह से पोर्शिया साइलॉग से कहती है कि तुम्हें एंटोनियो पर दया दिखानी चाहिए। तुम्हारा पैसा समय पर अगर नहीं आ पाया तो क्या हुआ, अब तुम उसका पूरा पैसा वापस ले सकते हो और वह तुम्हारा पूरा पैसा वापस करने के लिए तैयार है। लेकिन साइलॉग तो अपनी शर्त पर अड़ा रहता है कि उसे तो 3 महीने के अंदर ही पैसे चाहिए थे और बॉन्ड के अकॉर्डिंग 3 महीने के बाद तो मुझे 1 पाउंड गोश्त चाहिए है एंटोनियो के शरीर का। तो पोर्शिया कहती है कि उसे दया दिखानी चाहिए एंटोनियो पर, क्योंकि दया मनुष्य का सबसे अच्छा गुण है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस कीजिए, जब मर्सी पर पोर्शिया अपनी स्पीच देती है तो वो यहाँ पर एक पूरी 14 लाइन्स सोनेट गाती है, कहती है। यहाँ पर हमारे विलियम शेक्सपियर जो है ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक सोनेट ऐड कर देते हैं मर्सी की स्पीच पर। पोर्शिया की जो मर्सी पर स्पीच है उसके लिए यहाँ पर एक सोनेट ऐड करते हैं जिसका नाम है मर्सी। पोएम है ये जो 11th क्लास में प्रेस्क्राइब है। आपने जो बच्चे 12th के हैं उन्होंने 11th में यूपी बोर्ड 11th का फर्स्ट जो पोएम का फर्स्ट पोएम है और पोएम है मर्सी, जिसमें लिखा है, जिसमें पोर्शिया कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉपeth एज द जेंटल लैंड फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज blessed, it blesseth him that gives and him that takes, it is mightiest in the mightiest। एक पैराग्राफ कंप्लीट करती है, वो कहती है कि दया का जो गुण है वो जो मर्सी है, मर्सी कैन नॉट बी फोर्स्ड, मर्सी को, दया को दबाव से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इट फॉल्स फ्रॉम स्काई अपॉन अर्थ प्लेस, ये तो बारिश के समान, सुखद वर्षा के समान आकाश से पृथ्वी पर गिरती है। और इट इज ट्विस्ट ब्लेस्ड, ये तो दोहरा वरदान है। इट इज यूजफुल फॉर द रिसीवर, गिवर एंड द रिसीवर, ये देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए लाभदायक है। इट इज माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, और ये शक्तिशाली लोगों का सबसे शक्तिशाली गुण होता है। सेकेंड स्टैंजा में वो कहती है इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, और his scepter shows the force of temporal power, the attribute to heaven majesty, wherein doth sit the dread and fear of king। कहती है कि राजा का जो राजदंड है वो उसके डर और भय का प्रतीक होता है, लेकिन अगर किसी राजा के अंदर दया है तो वह दया उसको उसके मुकुट से भी अधिक शोभा प्रदान करती है। उसके राजदंड से तो लोग डरते हैं, लेकिन दयावान राजा को सभी प्रेम
करते हैं लास्ट स्टेंजा में, वो कहती है बट मर्सी इज अबव दिस स्केप्टर्स वे, मर्सी इज दंड से भी बढ़कर है, इट इज इनथ्रोन्ड द हार्ट्स ऑफ किंग, ये तो राजा के हृदय में समाई रहती है, उसके हृदय में पाई जाती है, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह स्वयं भगवान का गुण होता है, एंड अर्थली पावर विल then so like as God when mercy seasons justice, और ये पृथ्वी की जो शक्ति है वो किसके समान हो जाती है, भगवान की शक्ति के समान हो जाती है, जब न्याय को दया को न्याय में मिला दिया जाता है। इस तरह से पोर्सिया पूरी पोएम गाकर साइलॉक को प्रभावित करने की कोशिश करती है और उससे अपील करती है कि उसे एंटोनियो पर दया दिखानी चाहिए, लेकिन साइलॉक नहीं मानता है। और जब साइलॉक नहीं मानता है तो फिर मजबूरन पोर्सिया को एक ट्रिक चलनी पड़ती है इस केस को जीतने के लिए, है तो क्या करती है पोर्सिया, ट्रिक टू विन द केस, इस केस को जीतने के लिए पोर्सिया ट्रिक चलती है। तो पोर्सिया की क्या ट्रिक होती है, जब साइलॉक किसी भी तरह से नहीं मानता है तो पोर्सिया कहती है ठीक है तुम अपने बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही अपना हिस्सा ले लो, लेकिन बॉन्ड में 1 पौंड गोश्त है, 1 पौंड फ्लैश काटने की ही बात कही गई थी, फ्लैश 1 पौंड से ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही उससे कम होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ब्लड नहीं गिरना चाहिए, रक्त की एक बूंद भी नहीं निकलनी चाहिए। इस तरह से पोर्सिया उसे उसी के जाल में फंसा देती है, क्योंकि इट वॉज इम्पॉसिबल, है ये तो असंभव था कि बिना रक्त बहे किसी के शरीर के किसी हिस्से को कैसे काटा जा सकता है। और दूसरी बात, उसे नाप तोला भी नहीं जा सकता, काटते समय हम उसे नहीं तो नाप सकते हैं ये कितना कट रहा है, उसके बाद ही पता चलता कि ये 1 पौंड है या उससे ज्यादा है। और इसके लिए साइलॉक के लिए एक दंड रखा गया कि अगर रक्त बहेगा और 1 पौंड से ज्यादा फ्लैश कटेगा तो तुम्हें सजा होगी, और किसी भी तरह से साइलॉक ऐसा नहीं चाहता था कि उसे सजा हो, वो तो उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन जब उसे लगता है कि वो हार गया है तो वो अब कुछ नहीं कर सकता है, तो वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। और इस तरह से जो ड्यूक है वो एंटोनियो से बदला लेने के इरादे से किए गए केस की वजह से उसको दोषी मानता है, और जो एक मानहानि के तौर पर साइलॉक की आधी संपत्ति तो कोर्ट में जब्त कर ली जाती है और आधी संपत्ति एंटोनियो को दे दी जाती है। इस तरह से साइलॉक दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसके पास कुछ नहीं होता है, वह पागल सा हो जाता है और केस एंटोनियो के फेवर में होता है। इस तरह से पोर्सिया केस को जीत लेती है और एंटोनियो के फेवर में ही डिसीजन आता है। तो ये जो ट्रायल सीन है ये मोड़ देता है इस कहानी को, ट्रेजेडी से कॉमेडी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अभी कॉमेडी है नहीं, अभी तो केवल तो उन्हें खुशी की थोड़ी सी लहर मिली है कि हम केस जीत गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जब कोर्ट कहता है कि बेसिलियो से कहता है कि इस लॉयर ने तुम्हारे केस को हैंडल किया और जिताया, इसलिए इसे अच्छा पुरस्कार देना होगा तुम लोगों को। तो देखिए प्राइज फॉर पोर्सिया के लिए प्राइज देने की बात कही जाती है, और जब बेसिलियो कहता है कि तुम्हें प्राइज में क्या चाहिए, तो पोर्सिया उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी को मांगती है, रिंग मांगती है, और बेसिलियो रिंग देने से मना कर देता है क्योंकि वो उसकी एंगेजमेंट रिंग होती है और जो पोर्सिया ने उसे दी है, जिसको उसने संभाल कर रखने का वादा किया था। लेकिन पोर्सिया की जिद पर उसे वह अंगूठी देनी पड़ती है। हालांकि जो बेसिलियो उसको बहुत कुछ देने का वादा करता है कि तुम जो चाहो वो तुम्हें मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये अंगूठी नहीं दूंगा। लेकिन जब पोर्सिया जो एक लॉयर के वेश में होती है जिद करती है कि मुझे यही अंगूठी चाहिए, तो बेसिलियो को पुरस्कार के रूप में वह अंगूठी देनी पड़ती है। और इसी तरह से नेरिसा जो उसकी दासी उसके साथ होती है, जिसकी एंगेजमेंट हो जाती है किसके साथ, ग्रेशियानो के साथ, ग्रेशियानो के साथ हो जाती है, और ग्रेशियानो कोर्ट में एंटोनियो और बेसिलियो के साथ होता है। तो नेरिसा भी जिद करती है कि मुझे भी पुरस्कार के रूप में इसकी अंगूठी चाहिए, और ग्रेशियानो की
जो न्यायिशा ग्रेशियानो की एंगेजमेंट रिंग थी वो न्यायिशा ग्रेशियानो से ले लेती हैं और ये दोनों लोग इन दोनों से रिंग लेकर सबसे पहले घर पहुंच जाती हैं, बेलमोंट पहुंच जाती हैं। मतलब इन लोगों की बेलमोंट पहुंचने से पहले बेलमोंट पहुंच जाती हैं और इस तरह से ये आपका फोर्थ एक्ट भी कंप्लीट होता है। फिफ्थ एक्ट में इसके आगे की स्टोरी है जो एक रिंग एपिसोड के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन गया है ट्रायल सीन। मैंने आपको समरी में जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सीन भी डिस्क्राइब किए थे, जैसे कि बॉन्ड स्टोरी और कास्केट स्टोरी और इसके बाद ट्रायल सीन और रिंग एपिसोड और जेसिका लॉरेंजो एलॉपमेंट। ये सारे जो एपिसोड इम्पोर्टेंट ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और ये मैंने पूरे एक्ट में जहां भी ये क्वेश्चन जिस सीन में बनते हैं, जिस एक्ट में बनते हैं, मैंने मेंशन किए हैं। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन भी कवर होते हैं। अब देखिए इसके बाद मैं लेकर आऊंगी फिफ्थ एक्ट और फिफ्थ एंड लास्ट एक्ट जिसमें ये कहानी कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।